संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। अनुभागवार संक्षिप्त सारांश। नीचे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 सेक्शन 1 से 20 की साफ, आसान, परीक्षा के लिए आसान जानकारी दी गई है, जो आसान इंग्लिश में लिखी गई है और LLB बटा जुडिशरी बटा PCJ बटा लॉ की बेसिक जानकारी के लिए सही है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। धारा 1 से 20 अंग्रेजी में व्याख्या। खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक। इस एक्ट को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहा जाता है। धारा 2 अधिनियमों का निरसन। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से जुड़े कुछ पुराने कानून रद्द कर दिए गए हैं, हालांकि पिछले कानूनों के तहत पहले से मिले अधिकार सुरक्षित है। धारा 3 व्याख्या खंड। यह सेक्शन एक्ट में इस्तेमाल किए गए जरूरी शब्दों के बारे में बताता है, जैसे अचल संपत्ति, इसमें खड़ी लकड़ी, उगती फसलें या घास शामिल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट, एक बिना वसीयत वाला डॉक्यूमेंट, वसीयत नहीं। रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड। अटेस्टेड, कम से कम 2 गवाहों के साइन। एक्शनेबल क्लेम, अनसिक्योर्ड कर्ज या बेनिफिशियल इंटरेस्ट का क्लेम जो कब्जे में नहीं है। यह सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। धारा 4 अनुबंध अधिनियम के भाग के रूप में लिए जाने वाले अध्याय और धाराएं। कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े इस एक्ट के कुछ प्रोविजन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिस्से के तौर पर पढ़ा जाएगा। धारा 5 संपत्ति के हस्तांतरण की परिभाषा। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का मतलब है एक ऐसा काम जिससे एक जिंदा व्यक्ति किसी दूसरे जिंदा व्यक्ति को प्रॉपर्टी देता है। यह लोगों, कंपनियों, एसोसिएशन वगैरह के बीच हो सकता है। इसमें खुद को और दूसरों को मिलकर ट्रांसफर करना शामिल है। धारा 6 क्या स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, सिवाय उत्तराधिकारी की संभावना, सिर्फ विरासत की उम्मीद, शर्त तोड़ने पर दोबारा प्रवेश का अधिकार, प्रमुख विरासत के अलावा सुविधा, व्यक्तिगत अधिकार जैसे मुकदमा करने का अधिकार, सार्वजनिक पद और वेतन, छात्रवृत्ति, कानून या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध स्थानांतरण। धारा 7 स्थानांतरण के लिए सक्षम व्यक्ति। कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है अगर वह अनुबंध करने में सक्षम है, संपत्ति पर अधिकार है, हस्तांतरणीय ब्याज है। धारा 8 स्थानांतरण का संचालन। जब तक कोई अलग इरादा न दिखे, ट्रांसफर करने वाला जो भी इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है वो ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें शामिल है कानूनी घटनाएं, सुख सुविधाएं, किराया और लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें। धारा 9 मौखिक स्थानांतरण। प्रॉपर्टी बिना लिखे ट्रांसफर की जा सकती है, जब तक कि कानून में साफ तौर पर लिखकर और रजिस्ट्रेशन की जरूरत न हो। उदाहरण, 1 साल से कम समय के लिए लीज ओरल हो सकती है। धारा 10 अलगाव को रोकने की शर्त। ऐसी शर्त जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक लगाती है, अमान्य है। अपवाद, शादी के दौरान किसी महिला को ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी पर रोक, पुराने कानून का कॉन्सेप्ट। धारा 11 सृजित हित के प्रतिकूल प्रतिबंध। अगर कोई प्रॉपर्टी पूरी तरह से ट्रांसफर की जाती है लेकिन उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली शर्त के साथ, तो ऐसी शर्त अमान्य है। धारा 12 दिवालियापन या अलगाव पर ब्याज को निर्धारित करने योग्य बनाने वाली शर्त। ऐसी शर्त तब तक वैलिड है जब तक कि यह पूरी तरह से रोक ना हो। धारा 13 अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए स्थानांतरण। किसी अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर की जा सकती है जब लाइफ इंटरेस्ट सबसे पहले किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में बनाया जाता है, अजन्मे व्यक्ति को जन्म के बाद पूर्ण ब्याज मिलता है। धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम। प्रॉपर्टी को ऐसे इंटरेस्ट के लिए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जो जीवित लोगों के जीवन काल प्लस अजन्मे व्यक्ति के माइनॉरिटी के बाद भी लागू हो। प्रॉपर्टी पर अनिश्चित कंट्रोल को रोकता है। धारा 15 कक्षा में स्थानांतरण, कुछ सदस्य अजन्मे। ट्रांसफर सिर्फ उन मेंबर्स के लिए वैलिड है जो इंटरेस्ट मिलने के समय जिंदा हों। धारा 16 पूर्व ब्याज की विफलता पर हस्तांतरण प्रभावी होगा। अगर पहले वाला इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो बाद वाला इंटरेस्ट भी फेल हो जाता है, जब तक कि इरादा साफ तौर पर कुछ और न दिखे। धारा 17 आय का संचय। इनकम जमा करने का निर्देश सिर्फ कुछ समय के लिए ही मान्य है, हमेशा के लिए नहीं। धारा 18 जनता के लाभ के लिए शाश्वत अंतरण। हमेशा के लिए ट्रांसफर के खिलाफ नियम पब्लिक मकसद के लिए ट्रांसफर पर लागू नहीं होता, जैसे धर्म, शिक्षा, दान। सार्वजनिक स्वास्थ्य। धारा 19 निहित स्वार्थ। दिलचस्पी तब होती है जब वो तुरंत पैदा हो जाती है, भले ही मजा बाद में लिया जाए। उदाहरण, सी की मृत्यु के बाद ए बी को संपत्ति हस्तांतरित करता है, बी का निहित स्वार्थ है। धारा 20 जब अजन्मा व्यक्ति निहित स्वार्थ अर्जित करता है। एक अजन्मा व्यक्ति जन्म के साथ ही निहित स्वार्थ प्राप्त कर लेता है, जब तक कि कोई विपरीत इरादा न दिखे। क्विक रिवीजन टेबल, बहुत परीक्षा उपयोगी। अनुभाग। विषय 1 संक्षिप्त शीर्षक। 3 परिभाषाएं। 5 स्थानांतरण परिभाषित। 6 क्या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। 7
कौन स्थानांतरित कर सकता है? 10. अलगाव पर संयम. 13. अजन्मे बच्चे में स्थानांतरण. 14. शाश्वतता के विरुद्ध नियम. 19. निहित स्वार्थ. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882. धारा 21 से 40 अंग्रेजी में व्याख्या. धारा 21 आकस्मिक ब्याज. कोई इंटरेस्ट कंटिंजेंट होता है जब वो किसी अनिश्चित घटना के होने या न होने पर निर्भर करता है. उदाहरण, अगर बी सी से शादी करता है तो ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा. बी का इंटरेस्ट शादी तक कंटिंजेंट है. धारा 22 एक वर्ग के उन सदस्यों को स्थानांतरण जो एक विशेष आयु प्राप्त कर लेते हैं. अगर प्रॉपर्टी किसी खास उम्र के लोगों को ट्रांसफर की जाती है तो सिर्फ वही सदस्य उस उम्र के हो जाते हैं और उन्हें उस पर इंटरेस्ट मिलता है. धारा 23 निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर स्थानांतरण आकस्मिक. अगर कोई ट्रांसफर किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है तो ब्याज तभी लागू होता है जब वो घटना होती है. धारा 24 पूर्व हस्तांतरण की विफलता पर हस्तांतरण प्रभावी होगा. अगर बाद का ट्रांसफर पिछले ट्रांसफर के फेल होने पर निर्भर करता है तो ये तभी लागू होता है जब पिछला ट्रांसफर फेल हो जाता है. सेक्शन 25 अगर शर्त नामुमकिन या गैरकानूनी हो तो ट्रांसफर अमान्य होगा. एक ट्रांसफर जो इस पर आधारित है, असंभव स्थिति या अवैध या अनैतिक स्थिति या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई भी शर्त अमान्य है. धारा 26 पूर्व शर्त की पूर्ति. किसी शर्त के तहत ट्रांसफर तभी लागू होता है जब शर्त पूरी हो जाती है. धारा 27 सशर्त स्थानांतरण. जहां ट्रांसफर कंडीशनल है वहां इंटरेस्ट कंडीशन की शर्तों के अधीन है. धारा 28 घटना के होने या न होने की शर्त पर उल्टा स्थानांतरण. एक उल्टा ट्रांसफर भविष्य का ट्रांसफर तब लागू होता है जब बताई गई घटना तय समय के अनुसार होती है या नहीं होती है. धारा 29 बाद की शर्त की पूर्ति. अगर शर्त पूरी हो जाती है तो बाद की शर्त के कारण ट्रांसफर रुक सकता है. धारा 30 पूर्ववर्ती निपटान. पूर्ववर्ती निपटान की अमान्यता से प्रभावित नहीं होता. अगर बाद का ट्रांसफर इनवैलिड है तो इससे पहले के वैलिड ट्रांसफर पर कोई असर नहीं पड़ता. धारा 31 शर्त यह है कि कुछ घटनाओं में स्थानांतरण प्रभावी नहीं रहेगा. प्रॉपर्टी इस शर्त पर ट्रांसफर की जा सकती है कि कोई खास घटना होने पर वो खत्म हो जाएगी बशर्ते वो शर्त वैलिड हो. धारा 32 ऐसी शर्त अमान्य नहीं होनी चाहिए. नौकरी से निकालने की शर्तें गैरकानूनी, नामुमकिन या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए. धारा 33 कार्य के निष्पादन पर सशर्त स्थानांतरण. कोई समय निर्दिष्ट नहीं. अगर किसी शर्त को पूरा करने के लिए कोई समय तय नहीं है तो उसे सही समय के अंदर पूरा करना होगा. धारा 34 कार्य के निष्पादन. समय निर्दिष्ट होने पर सशर्त स्थानांतरण. अगर समय बताया गया है तो शर्त उस समय के अंदर पूरी होनी चाहिए, नहीं तो ट्रांसफर फेल हो जाएगा. धारा 35 चुनाव का सिद्धांत. अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर के तहत फायदा लेता है तो उसे जिम्मेदारियों के साथ पूरा ट्रांसफर स्वीकार करना होगा. उदाहरण, ये अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है लेकिन बी की अपनी प्रॉपर्टी सी बी को देता है. उसे चुनना होगा कि वो स्वीकार करे या अस्वीकार. धारा 36 ब्याज के निर्धारण पर आवधिक भुगतानों का आवंटन. किराए, एन्युइटी या इसी तरह के पेमेंट ब्याज के समय के हिसाब से बांटे जाते हैं. धारा 37 विच्छेद पर दायित्व के लाभ का आवंटन. जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो जिम्मेदारियां और फायदे बराबर बांटे जाते हैं. धारा 38 केवल कुछ परिस्थितियों में अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण. अगर कोई व्यक्ति अच्छी नीयत से यह मानकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है कि वो ऑथराइज्ड है तो वो ट्रांसफर उस हद तक वैलिड है. धारा 39 स्थानांतरण. जहां तीसरा व्यक्ति भरण पोषण का हकदार है. अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को उससे मेंटेनेंस का अधिकार है तो ट्रांसफरी उस अधिकार के तहत प्रॉपर्टी ले लेता है अगर उसे पहले से पता हो. धारा 40 स्वामित्व से जुड़ा दायित्व का बोझ. जहां प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से कोई जिम्मेदारी जुड़ी हो तो ट्रांसफरी उससे बंधा होता है अगर उसे सूचना है या जिम्मेदारी पर्सनल नहीं होती. त्वरित परीक्षा संशोधन तालिका. अनुभाग. विषय 21 आकस्मिक ब्याज. 25 अमान्य शर्तें. 26 पूर्व शर्त. 31 बाद की स्थिति. 35 चुनाव का सिद्धांत. 39 भरण पोषण का अधिकार. 40 संपत्ति से जुड़ा दायित्व. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882. धारा 41 से 60 अंग्रेजी में स्पष्टीकरण. धारा 41 प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा हस्तांतरण. अगर कोई व्यक्ति असली मालिक की सहमति से प्रॉपर्टी का दिखावटी साफ मालिक है और वो प्रॉपर्टी को बदले में ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर वैलिड है बशर्ते ट्रांसफर पाने वाले ने अच्छी नीयत से काम किया हो और सही सावधानी बरती हो. इसे दिखावटी स्वामित्व के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है. धारा 42 पूर्व हस्तांतरण को रद्द करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण. अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उसे कैंसिल करने का अधिकार रखता है तो उसके बाद किया गया कोई भी ट्रांसफर कैंसिल करने की पावर की सीमा तक वैसा ही मान्य होगा जैसे पहला ट्रांसफर था ही नहीं. धारा 43 अंधीकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण जो बाद में ब्याज अर्जित करता है. अगर कोई व्यक्ति बिना अधिकार के धोखे से या गलती से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है लेकिन बाद में मालिकाना हक हासिल कर लेता है तो ट्रांसफर पाने वाले के ऑप्शन पर ट्रांसफर अपने आप वैलिड हो जाता है.
इसे एस्टोपल द्वारा ग्रांट को खिलाने के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। धारा 44, एक सहस्वामी द्वारा हस्तांतरण। कोनर प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफरी को मिलता है संयुक्त कब्जे का अधिकार, विभाजन की मांग करने का अधिकार, अविभाजित परिवार के रहने वाले घर के मामले में विशेष सुरक्षा दी जाती है। धारा 45, प्रतिफल के लिए संयुक्त हस्तांतरण। जब प्रॉपर्टी दो या ज्यादा लोगों को किसी बदले में ट्रांसफर की जाती है, मालिकाना हक चुकाए गए हिसाब के हिसाब से है, अगर प्रतिफल बराबर है बराबर हिस्सा। धारा 46, भिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफल के लिए स्थानांतरण। अगर अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग मिलकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो रकम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बांटी जाती है। धारा 47, सहस्वामियों द्वारा साझा संपत्ति में शेयरों का हस्तांतरण। जब कोनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर एग्जीक्यूशन के ऑर्डर में लागू होता है जब तक कि कोई और सहमति न हो। धारा 48, हस्तांतरण द्वारा बनाए गए अधिकारों की प्राथमिकता। अगर कोई व्यक्ति अलग अलग समय पर एक ही प्रॉपर्टी पर कई अधिकार बनाता है तो पहले के अधिकार बाद के अधिकारों पर हावी होते हैं। इस सिद्धांत पर आधारित समय में पहले, कानून में ज्यादा मजबूत। धारा 49, पॉलिसी के तहत ट्रांसफरी का अधिकार। प्रॉपर्टी का ट्रांसफरी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी इंश्योरेंस या पॉलिसी के तहत बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। धारा 50, दोषपूर्ण शीर्षक के तहत धारक को वास्तविक रूप से भुगतान किया गया किराया। अगर किराया किसी ऐसे व्यक्ति को अच्छी नीयत से दिया जाता है जिसे मालिक माना जाता है तो ऐसा पेमेंट सुरक्षित रहता है, भले ही बाद में टाइटल में कोई खराबी पाई जाए। धारा 51, वास्तविक धारक द्वारा किए गए सुधार। एक ट्रांसफरी जो ईमानदारी से खुद को मालिक मानता है और सुधार करता है वो इसका हकदार है। मुआवजा या सुधार हटाने का अधिकार अगर हो सके तो। धारा 52, वाद के लंबित रहने के दौरान स्थानांतरण, लिस पेंडेंस। अचल संपत्ति से जुड़े किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पार्टियों के अधिकारों पर असर डालने के लिए संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसे लिस पेंडेंस के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। धारा 53, कपटपूर्ण हस्तांतरण। क्रेडिटर्स को हराने या देरी करने के इरादे से किया गया ट्रांसफर क्रेडिटर्स की मर्जी पर रद्द किया जा सकता है। धारा 53, आंशिक प्रदर्शन। अगर किसी ट्रांसफरी के पास कब्जा कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट का अपना हिस्सा पूरा किया है या पूरा करने को तैयार है, फिर ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरी के अधिकारों को मना नहीं कर सकता, भले ही ट्रांसफर रजिस्टर्ड न हो। इसे पार्ट परफॉर्मेंस का सिद्धांत भी कहते हैं। धारा 54, बिक्री की परिभाषा। सेल कीमत के बदले में ओनरशिप का ट्रांसफर है। 100 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति की बिक्री रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बिक्री के लिए अनुबंध बिक्री। धारा 55, क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व। इस सेक्शन में बताया गया है सेलर की ड्यूटी, डिफेक्ट बताना, पोजेशन देना वगैरह, खरीदार के अधिकार, बिना पेमेंट की गई कीमत के लिए प्रॉपर्टी पर चार्ज वगैरह, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। धारा 56, बाद के क्रेता द्वारा मार्शलिंग। अगर कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और उसका कुछ हिस्सा बेचा गया है तो खरीदार ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि अगर हो सके तो पहले दूसरी प्रॉपर्टी से गिरवी का कर्ज चुकाया जाए। धारा 57, अवैतनिक क्रय राशि के लिए संपत्ति पर शुल्क। अगर सेलर को पूरा पेमेंट नहीं किया गया है तो उसे प्रॉपर्टी पर बिना पेमेंट किए गए अमाउंट का चार्ज देना होगा। धारा 58, बंधक की परिभाषा। मॉर्गेज किसी खास अचल संपत्ति में हिस्सेदारी का ट्रांसफर है ताकि उसे सुरक्षित किया जा सके। धन का भुगतान, दायित्व का प्रदर्शन। यहां मॉर्गेज के प्रकार बताए गए हैं। धारा 59, जब पंजीकरण आवश्यक हो तो बंधक। अचल संपत्ति का गिरवी टाइटल डीड जमा करने के अलावा होना चाहिए, लेखन में पर हस्ताक्षर किए, 2 गवाहों द्वारा प्रमाणित, रजिस्टर्ड अगर वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है। धारा 60, बंधककर्ता का छुड़ाने का अधिकार। मॉर्गेजर को फोरक्लोजर या बिक्री से पहले किसी भी समय प्रॉपर्टी को छुड़ाने का अधिकार है। एक बार गिरवी हमेशा गिरवी। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन। अनुभाग सिद्धांत। 41, दिखावटी स्वामित्व। 43, एस्टोपेल द्वारा अनुदान को खिलाना। 48, अधिकारों की प्राथमिकता। 52, लिस पेंडेंस। 53, भाग प्रदर्शन। 60, छुटकारे का अधिकार। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। धारा 61 से 80, अंग्रेजी में स्पष्टीकरण। धारा 61, अलग अलग या एक साथ मोचन का अधिकार। जब कोई व्यक्ति एक कर्ज को सुरक्षित करने के लिए कई प्रॉपर्टी गिरवी रखता है तो उसे यह अधिकार होता है। कोई एक प्रॉपर्टी अलग से या सभी प्रॉपर्टीज एक साथ, जब तक कि इसके उलट कोई कॉन्ट्रैक्ट न हो। धारा 62, उपभोक्ता बंधककर्ता का कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकार। यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज में मॉर्गेजर को कब्जा वापस पाने का अधिकार तब होता है जब गिरवी रखे गए पैसे का भुगतान किया जाता है या मॉर्गेजी को कर्ज के बराबर किराया और मुनाफा मिला है। धारा 63, गिरवी रखी गई संपत्ति में प्रवेश। गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी में कोई भी बढ़ोतरी या सुधार छुड़ाने पर गिरवी रखने वाले की हो जाती है। धारा 63, गिरवी रखी गई संपत्ति में सुधार। मॉर्गेजी द्वारा किए गए सुधारों का भुगतान मॉर्गेजर को तभी करना होगा जब प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी या
पब्लिक अथॉरिटी द्वारा जरूरी या मॉर्गेजर की सहमति से बनाया गया। धारा 64 गिरवी रखे गए पट्टे का नवीनीकरण। अगर मॉर्गेजी मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी की लीज रिन्यू करता है तो रिडीम करने के बाद रिन्यूअल का फायदा मॉर्गेजर को मिलता है। धारा 65 बंधककर्ता द्वारा निहित अनुबंध। मॉर्गेजर इस बात से सहमत है कि उसका टाइटल अच्छा है, वो खिताब की रक्षा करेंगे, वो पब्लिक चार्ज देंगे, वो प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धारा 65 बंधककर्ता की पट्टा देने की शक्ति। मॉर्गेजर मॉर्गेज के बने रहने तक प्रॉपर्टी को लीज पर दे सकता है, बशर्ते लीज सामान्य प्रक्रिया में है, कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता, शर्तें उचित है। धारा 66 कब्जे में बंधककर्ता द्वारा अपव्यय। गिरवी रखने वाले को ऐसा कोई नुकसान नहीं करना चाहिए जिससे गिरवी रखने वाले की सिक्योरिटी को नुकसान हो। धारा 67 फौजदारी या बिक्री का अधिकार। गिरवी रखने वाले को यह अधिकार है फोरक्लोज, कुछ मॉर्गेज में या कर्ज वसूलने के लिए गिरवी रखी प्रॉपर्टी बेचे। धारा 68 गिरवी रखे गए पैसे के लिए मुकदमा करने का अधिकार। मॉर्गेजी पैसे के लिए केस कर सकता है जब गिरवी रखने वाला भुगतान करने में विफल रहता है, सुरक्षा अपर्याप्त हो जाती है, बंधककर्ता शर्तों में चूक करता है। धारा 69 न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बिक्री की शक्ति। मॉर्गेजी कुछ खास मामलों में कोर्ट की इजाजत के बिना प्रॉपर्टी बेच सकता है, जैसे अंग्रेजी बंधक, निर्दिष्ट शहरों में स्थित संपत्ति। धारा 69 रिसीवर की नियुक्ति। बिक्री का हकदार मॉर्गेजदार मॉर्गेज प्रॉपर्टी की इनकम का रिसीवर नियुक्त कर सकता है। धारा 70 गिरवी रखी गई संपत्ति में प्रवेश। मॉर्गेज के बाद किया गया कोई भी एक्सेस अपने आप सिक्योरिटी का हिस्सा बन जाता है। धारा 71 गिरवी रखे गए पट्टे का नवीनीकरण। गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी की रिन्यू की गई लीज पर भी गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी ही लागू रहेगी। धारा 72 कब्जे में बंधकदार के अधिकार। कब्जे में बंधक रखने वाला ये कर सकता है संरक्षण के लिए पैसा खर्च करें, गिरवी रखने वाले से लागत वसूलें, मॉर्गेज मनी में खर्च जोड़े। धारा 73 राजस्व बिक्री या मुआवजे की आय का अधिकार। मॉर्गेजी का अधिकार है बिक्री शुरू, गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी से जुड़ा मुआवजा। धारा 74 गिरवीदार चूक के लिए उत्तरदायी नहीं है जब तक कि घोर लापरवाही न हो। मॉर्गेजी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है जब तक कि यह बहुत बड़ी लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती के कारण न हुआ हो। धारा 75 कब्जे में बंधकदार की देयताएं। गिरवी रखने वाले को यह करना होगा संपत्ति का विवेकपूर्ण प्रबंधन करें, किराया ठीक से वसूलें, बंधककर्ता को खाता। धारा 76 कब्जे में बंधकदार को हिसाब देना होगा, मॉर्गेज लेने वाले को इसका पूरा हिसाब देना होगा। प्राप्त आय खर्चे आय। धारा 77 ब्याज के बदले प्राप्तियां। मॉर्गेज लेने वाले को मिली रकम पहले ब्याज और फिर मूलधन में लगानी होगी। धारा 78 पूर्व बंधककर्ता का स्थगन। अगर पहले वाला मॉर्गेज लेने वाला बाद वाले मॉर्गेज लेने वाले को अच्छी नियत से पैसे एडवांस करने देता है तो उसकी प्रायोरिटी को टाला जा सकता है। धारा 79 भविष्य के अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए बंधक। भविष्य के एडवांस को सुरक्षित करने के लिए मॉर्गेज लिया जा सकता है और प्रायोरिटी नोटिस पर निर्भर करती है। धारा 80 प्रतिभूतियों का विपणन। जब कोई मॉर्गेजर एक मॉर्गेजी को 2 या उससे ज्यादा प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है और फिर एक प्रॉपर्टी दूसरे को मॉर्गेज करता है तो बाद वाला मॉर्गेजी पहले मॉर्गेजी से दूसरी प्रॉपर्टी से अपना कर्ज चुकाने के लिए कह सकता है। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अनुभाग विषय 62 उपभोक्ता बंधककर्ता का अधिकार। 65 है पट्टे पर देने की शक्ति। 67 फौजदारी और बिक्री। 69 बिना अदालत के बिक्री। 80 प्रतिभूतियों का मार्शलिंग। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। धारा 81 से 100 अंग्रेजी में व्याख्या। धारा 81 प्रतिभूतियों का प्रबंधन। अगर कोई मॉर्गेजर एक मॉर्गेजी को 2 या उससे ज्यादा प्रॉपर्टी मॉर्गेजी देता है और बाद में उनमें से एक प्रॉपर्टी दूसरे मॉर्गेजी को मॉर्गेजी देता है तो बाद वाला मॉर्गेजी पहले वाले मॉर्गेजी से जहां तक हो सके दूसरी प्रॉपर्टी से अपना कर्ज चुकाने के लिए कह सकता है। धारा 82 बंध ऋण में योगदान। जब अलग अलग मालिकों की कई प्रॉपर्टी एक कर्ज के लिए गिरवी रखी जाती है तो हर प्रॉपर्टी को गिरवी रखे कर्ज को चुकाने के लिए उसी हिसाब से हिस्सा देना होगा जब तक कि इसके उलट कोई कॉन्ट्रैक्ट न हो। धारा 83 गिरवी पर देय धन न्यायालय में जमा करने की शक्ति। जब मॉर्गेजी लेने वाला इसे लेने से मना कर दे या रकम पर कोई विवाद हो तो मॉर्गेजर मॉर्गेज का पैसा कोर्ट में जमा कर सकता है। धारा 84 ब्याज की समाप्ति। जब मॉर्गेज का पैसा कोर्ट में जमा कर दिया जाता है तो जमा करने की तारीख से मॉर्गेज पर ब्याज लगना बंद हो जाता है। धारा 85 बंधककर्ता द्वारा बंधककर्ता को कब्जा सौंपना। अगर मॉर्गेजी को पोजेशन का हक है तो मॉर्गेजर को मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी का पोजेशन देना होगा। धारा 86 बंधककर्ता की पट्टा देने की शक्ति। कब्जा रखने वाला मॉर्गेज प्रॉपर्टी का लीज दे सकता है लेकिन लीज मैनेजमेंट के सामान्य तरीके के तहत होना चाहिए। जब तक ये वाजिब न हो इसे मॉर्गेजर को छुड़ाने के बाद बाध्य नहीं करना चाहिए। धारा 87 कब्जे में बंधकदार द्वारा अपशिष्ट। जिस मॉर्गेज पर कब्जा है उसे बर्बादी नहीं करनी चाहिए या प्रॉपर्टी की कीमत कम नहीं करनी चाहिए। धारा 88 बंधककर्ता द्वारा प्राप्तियां। मॉर्गेजी को मिला पैसा इस तरह इस्तेमाल करना होगा। पहले ब्याज की ओर,
फिर मूलधन की ओर। धारा 89 बंधक की समाप्ति। मॉर्गेज तब खत्म हो जाता है जब गिरवी रखे गए पैसे का भुगतान या जमा किया जाता है, फोरक्लोजर या बिक्री पूरी हो गई है। धारा 90 मोचन के बाद ब्याज का उपार्जन। कानूनी तरीके से छुड़ाने या कोर्ट में जमा करने के बाद कोई ब्याज नहीं मिलता। धारा 91 वे व्यक्ति जो छुटकारे के लिए मुकदमा कर सकते हैं। रिडेम्पशन इस तरह से मांगा जा सकता है। राहिन संपत्ति में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति। कानूनी प्रतिनिधि। धारा 92 प्रतिस्थापन। जो व्यक्ति मॉर्गेज का कर्ज चुकाता है उसे मॉर्गेज लेने वाले की जगह लेने और वही अधिकार पाने का हक है। इसे सब्रोगेशन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। धारा 93 कुछ मामलों में सब्रोगेशन की अनुमति नहीं है। अगर प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट न होने पर वॉलंटियर पेमेंट करता है तो सब्रोगेशन की इजाजत नहीं है। धारा 94 सहबंधक को प्रतिपूर्ति के लिए छुड़ाने का अधिकार। जो कोमॉर्गेजर मॉर्गेज को रिडीम करता है वो दूसरे कोमॉर्गेजर से कंट्रीब्यूशन पाने का हकदार है। धारा 95 बंधक ऋण मोचन के अधिकार। रिडीमिंग मॉर्गेजी को यह अधिकार है प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर रखें। दावा प्रतिपूर्ति। धारा 96 स्वामित्व विलेखों को जमा करके बंधक। कर्ज को सुरक्षित करने के इरादे से टाइटल डीड जमा करके बनाया गया मॉर्गेज, इसे इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। धारा 97 भविष्य के अग्रिमों के लिए बंधक। भविष्य के एडवांस को सुरक्षित करने के लिए मॉर्गेज बनाया जा सकता है, लेकिन बाद के मॉर्गेज लेने वालों को इसकी सूचना देनी होगी। धारा 98 बंधकों की प्राथमिकता। मॉर्गेज की प्रायोरिटी बनाने की तारीख पर निर्भर करती है जब तक कि कुछ और तय न हो। धारा 99 मोचन के मामले में बंधककर्ता का अधिकार। रिडेम्पशन पर मॉर्गेजर को यह अधिकार है संपत्ति का पुनः हस्तांतरण, स्वामित्व विलेखों की डिलीवरी, संपत्ति का कब्जा। धारा 100 शुल्क। जहां प्रॉपर्टी को बिना इंटरेस्ट ट्रांसफर किए पैसे के पेमेंट के लिए सिक्योरिटी बनाया जाता है उसे चार्ज कहा जाता है। मॉर्गेज से जुड़े सभी नियम जहां तक हो सके चार्ज पर लागू होते हैं। सबसे जरूरी सेक्शन एग्जाम फोकस। अनुभाग। विषय 81 प्रतिभूतियों का मार्शलिंग। 82 योगदान। 92 प्रस्थापन। 96 सामयिक बंधक। 100 शुल्क। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। धारा 100 से 100 अंग्रेजी में व्याख्या। धारा 100 शुल्क। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिना इंटरेस्ट ट्रांसफर किए पैसे के पेमेंट के लिए सिक्योरिटी बनाया जाता है तो चार्ज बनता है। जहां तक हो सके मॉर्गेज के नियम चार्ज पर लागू होते हैं। अध्याय वी अचल संपत्ति के पट्टे। धारा 105 से 117। धारा 105 पट्टे की परिभाषा। लीज एक तय समय के लिए कीमत, किराए या सर्विस के बदले में अचल संपत्ति का इस्तेमाल करने के अधिकार का ट्रांसफर है। धारा 106 पट्टों की अवधि अनुबंध के अभाव में। खेती मैन्युफैक्चरिंग के मकसद के लिए लीज साल दर साल 6 महीने का नोटिस। दूसरे कामों के लिए लीज महीने दर महीने 15 दिन का नोटिस। धारा 107 पट्टे कैसे बनाए जाते हैं। 1 साल से ज्यादा की लीज रजिस्टर होना जरूरी है। लीज 1 साल बोलकर या लिख कर दी जा सकती है। धारा 108 पट्टादाता और पट्टाग्राही के अधिकार और दायित्व। बहुत जरूरी सेक्शन। इसमें ये चीजें दी गई है। पट्टेदार के कर्तव्य, खुलासा, कब्जा, शांति से आनंद लेना। पट्टेदार के अधिकार, उपयोग, सुधार, फसलें आदि। किराएदार के कर्तव्य, किराया देना, नुकसान से बचाना, कब्जा वापस करना। धारा 109 पट्टादाता के हस्तांतरित के अधिकार। अगर लेसर लीज पर दी गई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफरी को लेसर के अधिकार मिल जाते हैं। धारा 110 उस दिन का बहिष्करण जिस दिन से कार्यकाल शुरू होता है। लीज का समय शुरू होने के दिन को छोड़कर शुरू होता है। धारा 111 पट्टे का निर्धारण। लीज इस तारीख को खत्म होगी। समय की समाप्ति, समर्पण, जब्ती, विलयन, छोड़ने का नोटिस। धारा 112 जब्ती का अधित्याग। अगर पट्टा देने वाला नियम तोड़ने के बाद किराया ले लेता है तो जब्ती माफ कर दी जाती है। धारा 113 नौकरी छोड़ने के नोटिस का माफ करना। अगर दोनों पार्टी इसके हिसाब से काम नहीं करती है तो नोटिस माफ कर दिया जाता है। धारा 114 किराए का भुगतान न करने पर जब्ती के विरुद्ध राहत। अगर किराएदार ब्याज और खर्च के साथ किराया देता है तो कोर्ट राहत दे सकता है। धारा 114 अन्य मामलों में जब्ती के विरुद्ध राहत। कोर्ट किराया न देने के अलावा किसी और शर्त के उल्लंघन पर राहत दे सकता है। धारा 115 समर्पण और जब्ती का प्रभाव। सरेंडर या जब्त करने से पहले से मिले अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता। धारा 116 होल्ड करने का प्रभाव। अगर लीज खत्म होने के बाद भी लीजी का कब्जा बना रहता है और लीजर किराया ले लेता है तो नई लीज बन जाती है। धारा 117 कृषि प्रयोजनों के लिए पट्टों की छूट। चैप्टर वी के नियम खेती के लीज पर लागू नहीं होते जब तक कि राज्य का कानून लागू न हो। अध्याय 6 आदान प्रदान के बारे में। धारा 118 विनिमय की परिभाषा। एक्सचेंज का मतलब है एक प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दूसरी प्रॉपर्टी को आपसी ट्रांसफर करना। धारा 119 पक्षों के अधिकार और दायित्व। सेल में सेलर और बायर जैसा ही। धारा 120 धन का आदान प्रदान। इस एक्ट के तहत पैसे का लेन देन नहीं है। अध्याय 7 उपहारों के बारे में।
धारा 122 से 129। धारा 122 उपहार की परिभाषा। गिफ्ट बिना किसी कंसिडरेशन के अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है। धारा 123 उपहार कैसे दिया जाता है। अचल संपत्ति पंजीकृत दस्तावेज, चल संपत्ति डिलीवरी या रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। धारा 124 मौजूदा और भविष्य की संपत्ति का उपहार, भविष्य की प्रॉपर्टी का गिफ्ट अमान्य है। धारा 125 कई व्यक्तियों को उपहार, अगर कई लोगों को गिफ्ट दिया जाता है और कोई एक उसे स्वीकार नहीं करता है तो गिफ्ट सिर्फ उसी हद तक फेल हो जाता है। धारा 126 उपहार कब निलंबित या रद्द किया जा सकता है। गिफ्ट रद्द किया जा सकता है समझौते से, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव जैसे कारणों से। धारा 127 भारी उपहार, अगर गिफ्ट में कोई जिम्मेदारी है तो गिफ्ट लेने वाले को पूरा गिफ्ट लेना होगा या कुछ भी नहीं लेना होगा। धारा 128 सार्वभौमिक दानकर्ता, जो व्यक्ति डोनर की सारी प्रॉपर्टी लेता है वो डोनर के कर्ज के लिए जिम्मेदार होता है। धारा 129 मुस्लिम कानून के तहत उपहार, मुस्लिम गिफ्ट, हिबा इस एक्ट से प्रभावित नहीं होंगे। चैप्टर 8 एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर के बारे में। धारा 130 से 137। धारा 130 कार्रवाई योग्य दावे का हस्तांतरण, ट्रांसफर लिखित में होना चाहिए जिस पर ट्रांसफर करने वाले का साइन होना चाहिए। धारा 131 स्थानांतरण की सूचना, ट्रांसफर का नोटिस देनदार को देना होगा। धारा 132 हस्तांतरित का दायित्व, ट्रांसफरी लाइबिलिटीज के अधीन क्लेम लेता है। धारा 103 शोधन क्षमता की वारंटी, ट्रांसफर करने वाला सॉल्वेंसी की गारंटी नहीं देता जब तक कि साफ तौर पर सहमति न हो। धारा 134 कार्रवाई योग्य दावे के हस्तांतरित के अधिकार, ट्रांसफरी को ट्रांसफर के समान ही अधिकार मिलते हैं। धारा 135 बीमा पॉलिसी के तहत अधिकारों का हस्तांतरण, इंश्योरेंस राइट्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। धारा 136 अधिकारियों की स्थानांतरण लेने में असमर्थता, जज, कानूनी अधिकारी वगैरह अपनी ड्यूटी से जुड़े एक्शनेबल क्लेम नहीं खरीद सकते। धारा 137 परक्राम्य लिखतों की बचत, इस चैप्टर में कुछ भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून को प्रभावित नहीं करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा खंड 100-137। अनुभाग विषय 100, शुल्क 105, पट्टा 108, अधिकार और दायित्व 111, पट्टे का निर्धारण 116, पकड़े रहना 122, उपहार 123, उपहार की औपचारिकताएं 126, उपहार का निरसन 130, कार्रवाई योग्य दावा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।